बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरा दिन आज 92 न्यूज़ पर आप तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं। इस आवर में पहले तो मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगी। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। जाहिद महमूद राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और इरशाद अहमद आरिफ साहब, डॉक्टर दानिश साहब और डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब ये सुबह से हमारे साथ हैं। ये पैनल हमारे साथ है, इस पे बात भी करेंगे। सुबह जो कुछ हुआ, कासिम सूरी साहब ने, डिप्टी स्पीकर जो है कौमी असम्बली के, उन्होंने जिस अंदाज में रूलिंग देते हुए, आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए सिरे से ही तहरीक अदम एतमाद जो वजीर आजम के खिलाफ थी उसको कलअदम करार दे दिया, उस पर ऑब्वियसली तनकीद हो रही है। फिर वजीर आजम साहब आए, कौम से खिताब किया, उन्होंने कहा कि मैंने सदर साहब को एडवाइस कर दी है असम्बली डिसॉल्व करने की। सदर साहब ने उनकी एडवाइस मानते हुए कौमी असम्बली तहलील कर दी। अब बज़ाहिर तो चले पॉलिटिकली एक वे आउट नजर आता है जिस पर पीटीआई ने अमल किया है कि अर्ली इलेक्शंस हो जाएं। 224 के तहत ये कहा जा रहा है कि जी वजीर आजम कंटिन्यू करेंगे और 90 डेज के अंदर नए इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन यहां पर मामला यह है कि अगर पॉलिटिकल विन आप इसको अपनी करार दे भी दें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क स्टेक पर लगा दिया गया है, उस पे सुबह भी मैंने यही बात की थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अदालतें खामोश रहें। ऑब्वियसली अदालत ने भी नोटिस लिया और जो अपोजिशन है उन्होंने भी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की। आज जब शाम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 3 रुकनी ये बेंच था, इस पर उन्होंने समाअत की। पीपल्स पार्टी ने इस पर स्टे मांगा था, हुक्म इम्तना, वो तो उनको नहीं मिला, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी, ये कहते हुए कि किसी इदारे को मावराए आइन काम नहीं करना चाहिए। सदर साहब को भी नोटिस भेज दिया, अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस भेज दिया और ये भी कहा कि वजीर आजम और सदर जो भी डिसीजंस लेंगे वो अदालत के फैसले से मशरूत होगा। और यह भी बताना जरूरी है कि कल जो बेंच 1 बजे दिन समाअत करेगा वो लार्जर बेंच बनाया जा रहा है, उसमें 2 और जजेस ऐड किए जा रहे हैं, 5 रुकनी ये लार्जर बेंच होगा, ये इसकी समाअत करेगा। मेहमानों से पहले बात करते हैं अभी, क्योंकि डॉक्टर अफनान साहब ने और जाहिद महमूद राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। पहले इन दोनों का मौक़िफ़ जानने के बाद फिर मैं डॉक्टर दानिश, इरशाद आरिफ और डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब की जानिब जाऊंगी। पहले तो जाहिद महमूद राजा साहब ये बताइए, अच्छा जाहिद महमूद राजा साहब से रिकनेक्ट कर लें, शायद उनको आवाज नहीं जा रही। सेनेटर डॉक्टर अफनान, बहुत ज्यादा ये इस पे सुबह से बहस हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पूरी ऑपोजिशन ये कहती थी कि ये हुकूमत घर जाए, अवाम फैसला करे और हम इलेक्शंस की जानिब जाएं। तो अब आप लोगों से बार बार पीटीआई वाले फवाद चौधरी चैलेंज करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब क्यों आप इलेक्शन से भाग रहे हैं जब इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं, अर्ली इलेक्शंस अनाउंस कर दिए पीएम ने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस हुकूमत को जो है ये ऑप्शन आज से कुछ हफ्ते पहले दिया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन की फाइलिंग से पहले कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें और आप जो है वो मतलब इमरान खान इस्तीफ़ा दे और अपना यहाँ और असम्बलियाँ तोड़ दे, जो है वो नया इलेक्शन का कहते हैं कॉल इन कर लिया जाता और वो मुशावरत से इंटरम सेटअप आ जाता। लेकिन उस वक्त इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे, आपको याद होगा। तो उसके बाद जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई तो ये जो है इनके पास ये इख्तियार ही नहीं था कि ये जो है उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ते। तो इन्होंने हमारे अगर आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा यही था कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो वो डिसलॉज हो जाए और इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहे, जो कि ऑलमोस्ट वो इस तरह भी अचीव हो जाता है और नया इलेक्शन हमने 3 महीने बाद कॉल इन करना ही करना था। तो हमारे लिए फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव मसला कोई भी नहीं है। और हम अगर ये पहले ये लोग कर लेते तब भी हमें कोई मसला होता। मसला तो सिर्फ अब ये हो गया है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया है। प्रॉब्लम हमें वहां पे आई है कि आप अगर इस तरह मामला चलाए जाए तो फिर तो कभी कोई वज़ीर आज़म के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई नहीं जा सकती। वो जो खुद ही खड़ा होके, क्योंकि स्पीकर तो हुकूमत ही का होगा, वो कह दे कि जी फलाना प्रॉब्लम हुआ था, इसकी वजह से जो है हम जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट करते हैं, कोई भी शरारत करे।
ये जो है ये एक तसलसल है, देखे पीटीआई की हुकूमत का, जिसके अंदर कानून और आइन की धज्जियां बार बार उड़ाई गई हैं। जाहिद महमूद राजा साहब का पहले मौक़िफ़ मैं जान लूँ, प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। जाहिद महमूद राजा साहब, आज जो रिमार्क्स आए सुप्रीम कोर्ट के, उसमें स्पीकर साहब की रूलिंग को लेकर एक बड़ा अहम रिमार्क जो था वो जजेस ने पास किया, और वो ये था कि स्पीकर साहब अपनी रूलिंग की हैसियत पर मुतमईन करें। और सवाल ही यही है कि स्पीकर साहब आर्टिकल 5 के आड़ में कैसे ये रूलिंग दे सकते थे, कैसे उस पर वोटिंग नहीं उन्होंने करवाई। आपको क्या लगता है कि जब ये बार बार कहा जाता है कि स्पीकर साहब अगर उस वक्त मुनासिब समझते हैं, कोई चीज़ कोई सिचुएशन उनके सामने ऐसी आ जाती है, तो वो अपना माइंड अप्लाई करते हुए एक डिसीजन लेते हैं, बट जो फवाद चौधरी ने वहां पर खड़े होकर पढ़ा वो तो ऐसे था कि पहले से ही वाजे हो गया था। जब वजीर आजम ने कल कहा, परसों कहा, इतने दिन से उनके तमाम लोग कह रहे सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे, तो क्या ये उसी वक्त स्पीकर साहब ने माइंड अप्लाई किया या ये चीज बाकायदा प्लान चीज थी जो कासिम सूरी साहब करते हमें दिखाई दिए? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो ये मेरे ख्याल तो अब मीडिया में भी देखा, दुनिया ने देखा इस चीज़ के बारे में कि ये कभी भी ऐसे नहीं हुआ। और जो पर्टिकुलरली जब आप सेशंस में होते हैं तो आप आज जिस मकसद के लिए जो सेशन कॉल हुआ था वो था आज वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस पे वोटिंग होना। तो उस पे ये जो रूलिंग का आना और फवाद चौधरी का रूलिंग पेश करना, ये हमें सब आप बिल्कुल इसको ये समझेंगे कि इट वाज प्योरली प्री प्लान्ड। आपने देखा उसमें वो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने उसकी जो शिक है सेक्शन 5 की पहली शिक तो पढ़ी, दूसरी तो पढ़ी नहीं है कि जो जिसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि जनाब ना जहां अगर आप तो लॉयल्टी को तो देख रहे हैं, व्हाट अबाउट द ओबीडियंस ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, उसको उन्होंने देखा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो करते हुए फौरन से पहले जनाब उन्होंने माइक स्पीकर ने लिया और उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर मैं मदद के साथ करता हूँ कि उन्होंने उतनी उजलत में उसको पढ़ा और उठ के चले गए। ये मैं ये समझता हूँ इट वाज अ प्लान कि जी के ये करना और उसके बाद इमीडिएटली जनाब एडवाइस चली जानी। ये मैं समझता हूँ कि ये एक खिलवाड़ किया गया, आइन के साथ ये खिलवाड़ किया गया जी। ठीक है, इतना उजलत में पढ़ा कि तारीख भी गलत पड़ गए और स्पीकर असद कैसर का नाम भी पड़ गए, हालांकि खुद वो उस वक्त चेयर कर रहे थे। एनीवेज डॉक्टर मोइन, आपको क्या लगता है जो अभी थोड़ी देर पहले ये जो समाअत हुई है, जी मुकम्मल कर लें। मेरा कहने का मकसद ये है कि उन्होंने बजाय अपना नाम लेने के नाम असद कैसर साहब का नाम ले गए उठते वक्त। जी मैं यही कह रही हूँ, असद कैसर साहब का नाम लिखा हुआ था तो वही पढ़ गए। बट डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, 3 रुकनी बेंच समाअत करता है, उन्होंने कहा इफ्तारी करनी है, रोजे हैं सबके, बहुत अहम मामला है, कल तक जो है वो इसको मुलतवी कर दिया गया और कल लार्जर बेंच इस पे तश्कील दिया जा रहा है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से लार्जर बेंच का? जहाँ तक पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़रूरी समझा, संडे का दिन था, कोर्ट संडे को नहीं लगती है, उन्होंने देखा कि ऐसी सियासी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसपे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस और अपोजिशन की जमातें जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, वो समझते हैं कि बड़ी ग्रॉस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको खुलवाया, फिर जज साहिबान वहाँ पे पहुँचे, उसकी समाअत भी शुरू हुई। फिर जैसा कि माह रमज़ान का एक एहतराम है कि उसको उन्हें डिसकंटिन्यू भी करना पड़ा। और जो दूसरा फैसला वहाँ पे लिया गया, जो जस्टिस साहब की तरफ साहिबान की तरफ से फैसला लिया गया कि 3 मेंबर बेंच को एनलार्ज करके उसको एक 5 मेंबर बेंच में, एक लार्जर बेंच में कन्वर्ट किया गया। लार्जर बेंच में कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि आप एक ब्रॉडर कंसेंसस पैदा करना चाहते हैं जुडिशल थिंकिंग का, जुडिशल माइंड का, जुडिशल जजमेंट का। साथ ही नोटिस इशू कर दिए गए हैं जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस इशू किया गया है। जितने एप्लीकेंट और प्लेंटिफ हैं जो अपनी अपनी एप्लीकेशंस और पिटिशंस लेकर आए हैं, ज़ाहिर है उनको भी नोटिस दिए गए हैं। मेरा ख्याल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी वहाँ पे होंगे, प्राइम मिनिस्टर को भी कोई रिप्रेजेंट करेगा और भी बहुत से शहरी जो हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगी कि इस वक्त पाकिस्तान के लार्जर मीडिया के अंदर या सिविल सोसाइटी के अंदर या इंटेलिजेंसिया में क्या डिबेट हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई सेशन कोर्ट तो है नहीं है जिसको ये देखना है कि ये एविडेंस इस तरह से कहती है, ये एविडेंस इस तरह से कहती है, आला कत्ल है कि नहीं, खून लगा हुआ है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो पाकिस्तान का माइंड है, ज़मीर है, पाकिस्तान का एक हाईएस्ट फोरम है जिसको महज सेक्शन A23 वगैरह के हिसाब से नहीं देखा जा सकता कि सेक्शन A1 या A2 क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो देखना ये है कि जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान
पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे बेहतर फ़ैसला क्या है। जब से ये बदनसीब असम्बली आई है अगस्त 2018 से, ये असम्बली ना कोई कानून साजी कर सकी है। इसमें जितनी भी कानून साजी हुई है वो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए हुए हैं। ये असम्बली अपनी पैदाइश से ही डिफेक्टिव थी। इसने ये बात बिल्कुल इसने पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल सर्व नहीं किया। पाकिस्तान में चूंकि लोग सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं, अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री देखें, जब भी इस किस्म की कोई लेजिस्लेटिव बॉडी आई है उसको या तो किंग ने बर्खास्त कर दिया है, उसको किसी प्रेसिडेंट ने ख़त्म कर दिया है, बिकॉज ये एक डिसफंक्शनल असेंबली थी जिसके अंदर से कोई क्रिएटिव थॉट कभी नहीं निकल सकी। अब ये कह के कि सेक्शन 12/4 ये कहता है, 12/3 ये कहता है, ये एक फजूल बहस है। पाकिस्तान के लोगों को एक फ्रेश मैंडेट चाहिए, उनको एक नया इलेक्शन चाहिए, ताकि आधे से ज़्यादा ये जो चेहरे इस असेंबली में हमें नजर आए हैं, जो यहाँ आवाम का वक्त ज़ाया करते रहे हैं, मीडिया का वक्त ज़ाया करते रहे, हमारे टेलीविजन प्रोग्राम्स में आके आवाम का वक्त ज़ाया करते रहे, ये फारग हों, ये अपने घरों को जाएं, करियाने की दुकानें खोलें, स्टोर खोलें, जनरल स्टोर के। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है उस लेजिस्लेटिव बॉडी में जिसमें इन्होंने कानून साजी नहीं की, ये कानून साजी में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे। ये छोटी छोटी चीज़ें उठा के आके सेक्शन 2/4, 4/2 ये बातें हमें पूरे साल से बताते हैं। फिर दोनों साइड्स के लोग जो दोनों साइड के फारग होंगे, इसमें बेतहाशा फजूल लोग। डॉक्टर दानिश साहब, आपकी तरफ आती हूँ कि अब ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, ठीक ये सही कह रहे हैं डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब कि फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है। ऑपोजिशन का मुतालबा भी बड़े अरसे से यही रहा है कि इलेक्शंस करवा दें। इमरान खान साहब भी चले अब इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं, ज़ाहिर सवाल तो यहाँ पर ये बन रहा है। आज एक और चीज़ भी हुई, उस पर मैं चाहूँगी कि उसकी सिग्निफिकेंस बताइए। हम सुबह बात कर रहे थे कि सदारती रेफरेंस जो दायर किया गया था अंडर 63A, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में, कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको मौखर कर दिया है, उस पर समाअत नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये मामला जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अहम है, उसकी इंटरप्रिटेशन साइड पर रह गई। अब असल चीज ये है, आपको क्या लगता है कि ये कब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको चला सकती है, या कब तक इसका कोई फैसला आ सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो ये है कि जी ये जो अभी जो बहस हो रही थी उसमें कुछ पॉइंट्स जो उठाए गए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपके सवाल उस लिहाज से हैं। मुसलसल हुकूमत की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है कि फ्रेश मैंडेट। जब इमरान खान को ये अंदाज़ा हो गया कि उनके अपने लोग उन पर एतमाद नहीं करते हैं, और उन्होंने मीडिया में आके बाज़ाफ्ता ऐलान कर दिया, और उस वक्त अपोजिशन ने ये कहा कि आपके पास मैंडेट नहीं है, तो आपका फ़र्ज़ था कि आप अपनी, अगर आप बहुत ही आइनी, जमहूरी, मुल्क से वफ़ा करने वाले, आइन से मुफ़ावत करने वाले, आवाम के ऊपर एतमाद करने वाले होते, तो आप जो हैं उस वक्त अनाउंस कर देते। अब आप ये सवाल उस वक्त उठा रहे हैं जब एक वज़ीर आज़म ने, एक स्पीकर ने, इवन एक सदर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। आर्टिकल 5 का 1, जैसे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 का 1 सिर्फ नहीं है, आर्टिकल 5 का 2 भी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान साहब को सारे दरवाजे बंद नज़र आ गए जिसको वो अप्लाई करना चाहते थे, इवन 27 तारीख को सरप्राइज़ देने वाले थे, वो ये सरप्राइज़ इन्होंने आज के लिए नहीं थी। इसका मतलब है कि ये जो बाद में डेवलपमेंट हुई है वो ख़त का इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे पड़ा, ना वज़रा पे पड़ा, ना इत्तेहादियों पे पड़ा, ना अवाम पे पड़ा, कोई नहीं, ना आपके इदारों पे पड़ा। आपने देख लिया, आर्मी चीफ ने अभी पिछले दिन उस सेमिनार में, एक इजलास में कहते हुए उन्होंने ये कहा कि जी अमेरिका हमारा अलाई है, उसके साथ हमारा इत्तेहाद जो है वो बहुत मजबूत है, और दिस एंड डैट, और वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो इमरान खान साहब के उस स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जी आपने खुद ही बता दिया कि स्पीकर ने क्या किया। वो स्पीकर का एक लेटर जो प्री प्लान था वो कासिम सूरी ने पढ़ दिया, और पढ़ते हुए उन्होंने ये नहीं देखा कि नीचे उनका नाम है या वो उसका नाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया कि ये एक सिर्फ मसला फ्रेश मैंडेट का नहीं है, नई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्हीं लोगों ने आना है पार्लियामेंट में। ये नहीं है कि पाकिस्तान के निज़ाम में कोई और आ जाएगा, यही आएंगे, और अगर इन्होंने ही आना है जिसको ये डिस्कार्ड कर रहे हैं हमारे दोस्त, सवाल ये पैदा हो कल यही नजर आएंगे पार्लियामेंट में। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर पाकिस्तान की आवाम इनको इलेक्ट करती है तो हम और आप कौन होते हैं इनको मना करने वाले। एक चीज और, लेकिन ये जरूर बात है कि अगर आइन को, लेकिन हम, ये आइन ही है जिसने पाकिस्तान को जोड़ा हुआ है। देखिए, एक तरफ इमरान खान नहीं है, 10 बड़ी सियासी जमातें जिनमें से 3
बड़ी सियासी जमातें, उनके साथ भी बहुत बड़ी तादाद आवाम की है। अगर वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला करने लगे, वो भी अपने लोगों को प्रोमोट करने लगे और इन चीज़ों को वो अगर पार्लियामेंट तक ले आए, तो क्या ये बल्कि मैं समझता हूँ वो खत जिस मरासले की बात की जा रही है, आज मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई है, वो वक्त साबित करेगा कि जो उस वक्त वहाँ एम्बेसडर हैं उन्होंने ये सारा का सारा इसमें जो कंटेंट है वो उसका जिक्र नहीं किया है। ये कहा जा रहा है कि जी फॉरेन ऑफिस में जनाब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब ने इसको चेंज किया है। अब ये इल्जाम को वो किस तरह साबित करेंगे कि ये गलत है? तो कहने का मतलब है कि ये साजिश नहीं है, साजिश आइन के खिलाफ हो रही है, साजिश जमहूरियत के खिलाफ हो रही है, साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। इलेक्शन जब मर्जी करवा लें, इरशाद आरिफ साहब वो कहते हैं कि जी आना इन्हीं लोगों ने है, इन्हीं चेहरों ने आना है। बट ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ऑब्वियसली बात करते हैं ना। ऑपोजिशन आज आ जाती हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते, तो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी यही कहती थी कि हम इस्लाहात करेंगे और फिर 2 से 3 महीने के अंदर हम चाहते फौरी तौर पे इलेक्शंस की तरफ जाएं। अब किस तरीके से ये सिचुएशन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है? अब उन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का क्या होगा? अब दीगर मामलात का क्या होगा? ईवीएम पे जो एतराज़ात थे उनका क्या होगा? और ये जो इंटरिम सेटअप, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली अगर इस चीज को ऐसे ही जाने देता है तो उस सूरत में हम बात कर रहे हैं, कैसे बनेगा इंटरिम सेटअप? अच्छा जी, इससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जो पहले गुफ्तगू हो रही है, ये जो कासिम सूरी ने ऑर्डर पढ़ा और स्पीकर का नाम लिया, उसने रूलिंग स्पीकर की नहीं पढ़ी। इस इजलास को तलब किया था स्पीकर ने और इसको मुलतवी भी स्पीकर कर सकते थे, कासिम सूरी नहीं कर सकते थे। वो जो ऑर्डर पढ़ा गया है वो स्पीकर के नाम से है, असद कैसर के नाम से है और वो स्पीकर ने पढ़ा है, डिप्टी स्पीकर ने पढ़ा है। हम चूँकि पार्लिमानी नॉर्म्स और रिवायात से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, हम लोग तवक्को नहीं करते। वो ऑर्डर है इल्तवा का और वो उन्हीं के हुक्म से होना था, वो डिप्टी स्पीकर ख़ुद नहीं कर सकते थे। एक बात ज़रा जहन में रहनी चाहिए कि उन्होंने जो रूलिंग दी है वो अलग चीज़ है, बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, डिप्टी स्पीकर के, वो अलग चीज़ है। और इस इजलास का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इल्तवा जो है वो अलग चीज़ है। वो स्पीकर ने करना था, स्पीकर ने किया है, इन्होंने सिर्फ पढ़ के सुनाया है। नंबर 1 कहाँ लिखा है ये? वो स्पीकर ये लिखा है, आप लिखा हुआ पढ़े ना। डॉक्टर साहब आप ऐसे बहस शुरू कर देते हैं, आप किसी से पूछ लें, ये कानूनदान बैठे इनसे पूछ लें, खुदा के लिए ये कानूनदान बैठे हुए इनसे पूछ लें ना। आप हर बात में टपक पड़ते हैं। ये कानूनदान पढ़े इनसे पूछ लें, इनसे पूछ लें, इनसे पूछ लें ना। रूल ऑफ बिजनेस कौन सा है सर? पूछ लें इनसे, कौन सा रूल ऑफ बिजनेस है? ये बैठे पूछ लें, तो पार्लियामेंट है, वो पूछ लेना। पूछ लेते आप क्यों बहस कर रहे हैं? उनसे पूछ लें। आप जब कोई जब बात कर रहे हैं उसकी आप दोनों इजाजत दें, आप बात ही नहीं सुनते। वो आप उनसे पूछ लें, वो बैठे हुए वो तब्दील कर दें। आपको इल्म ही नहीं है कि जो इजलास स्पीकर बुलाएगा उसको स्पीकर मुलतवी करेगा। सर मुझे एक सुने, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे मैं बता रहा हूँ, मुझे आप मौका देंगे तो मैं बताऊंगा। ये बताएं, या जब इजलास एक सेकंड मेरी बात सुने, लॉयर हैं, मेरी सुने ना, बात सुन ले। जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब इजलास बुलाता है, जब उसको मुलतवी किया जाता है, आपने कभी सुना है पार्लिमानी प्रैक्टिस? आपको पता है कि वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा ऑर्डर जो है वो स्पीकर पढ़ के सुनाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो गलत पढ़ रहा होता है। पूछ लीजिए, बैठे हैं वकील से, इनसे पूछें पहले, फिर आगे चलते हैं। ओ खुदा के लिए सर इसका बता देना, इसकी छोड़े सदर के और भी बता रहा हूँ, और भी बहुत से मुहर्रिकात हैं। यही मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा आप दोनों मुझे इजाजत दें, मुझे आगे बढ़ने देना। असल में हमें बता देना, ज्यादा होते हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको पता ही नहीं है, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, मैं कोई तारीख तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं साफ हूँ, मैंने अटेंड की है, मैंने बाकायदा असम्बली को रिपोर्ट किया है बड़े अरसे तक, और मुझे पता है। पूछ लेना आप, फिर वापस यही खुदा के लिए एजुकेट कर दें। मैं एजुकेट कर रहा हूँ, मैं जहालत नहीं फैला रहा। मुझे भी समझ नहीं आएगी, बाकी मेहमानों को भी समझ नहीं आएगी।
चलिए डॉक्टर अफनान साहब आपका सर, कमेंट। आप एजुकेट कर देना कि डॉक्टर कौन सा अफनान, कानून है, ये कौन सा रूल है, रूल ऑफ बिजनेस है या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये बैठे हैं, बताइए। वकील बैठे हैं, उससे पूछ डॉक्टर यही बता दें आप। वो वकील बैठे हैं, पूछ मेरी लें उनसे। गुजारिश ये है कि ये सर, आज का दिन आपने जो है बोला- अच्छा वो चलिए मुझे है तो- डॉक्टर अफनान बात करें प्लीज, उनकी बात सुनने में वापस आ जाएंगे इस डिबेट पे, वापस आ जाएंगे, पहले डॉक्टर अफनान की बात सुन लें। जी डॉक्टर अफनान। देखिए आज का दिन जो है वो है तो बहुत अनफॉर्चुनेट हमारी जो पार्लिमानी हिस्ट्री है उसके अंदर, मतलब आप मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो काम आज हुआ है उसको करने के लिए जो तमाशा लगाया गया उस तमाशा लगाने की ज़रूरत कोई नहीं थी। ये काम जो है आज 8 मार्च से पहले इमरान खान साहब करते तो आइन और कानून के मुताबिक होता। उन्होंने एक फॉर नो सिर्फ सरप्राइज देने के लिए या अपनी कोर को या अपनी ज़ाती अना को जो है वो तस्कीन पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के आइन को क्या कहते हैं जो है वो एब्रोगेट कर दिया। इस बात का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो लॉस है वो इस बात का है। और मुझे उम्मीद है, मैं इस बात की मुझे उम्मीद है कि इंसाफ का जो तकाजा है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए फैसला देगी कल। इसको मजीद डिले ना किया जाए। उसकी वजह यह है कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर जगहसाई हो रही है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है। आपकी इकॉनमी ऑलरेडी जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है। ये जो है मतलब वो ऑयल प्राइसेस कहाँ चली गई हैं। कल जब सुबह आपके ख्याल में मार्केट खुलेंगी तो क्या होगा, मतलब। और मुझे बल्कि उम्मीद थी कि फैसला आज ही आना चाहिए था, लेकिन चले अगर वो आज नहीं देते तो कम से कम कल दें। और ये इस तरह एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पूरे मुल्क में एक आ गया है और फॉर नो रीजन आ गया है। मतलब कि ऑपोजिशन भी यही चाहती थी, पीडीएम का तो ऑब्जेक्टिव भी यही था कि इलेक्शन कराए जाए अर्ली, पहले दिन से यही था ऑब्जेक्टिव। और इमरान खान साहब ने वही किया मगर आइन को तोड़ के किया। तो अब मतलब ये तमाशा लगा के पूरी दुनिया के अंदर हमें जो है वो मतलब कि रुसवाई हो रही है। ऑब्जेक्टिव ये था कि अर्ली इलेक्शन कराया। मैं अफनान साहब से एक सवाल कर सकता हूं? पीएमएलएन का, हाँ पीएमएलएन तो ये पीएमएलएन जरूर पूछिए। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक बात, आई एम सॉरी, मेरी जो जिम्मेदारी है ना आज वो थोड़ी मुश्किल है। आप सबको टाइम भी देना है, लेकिन के लिए भी मुझे जाना है। ब्रेक से वापस आ जाऊं मैं तो इरशाद साहब, दानिश साहब, जाहिद साहब सबसे बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। इरशाद आरिफ साहब, आप कोई सवाल करना चाहते थे जाहिद महमूद राजा साहब से? नहीं, मैं अफनान साहब से सवाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब सेनेट अच्छा, अफनान साहब से जी फरमाइए। अफनान साहब ये बताएं कि जब सेनेट का इजलास रिक्विजिशन पर बुलाया जाता है तो कौन बुलाता है और उसको मुलतवी किस अंदाज में किया जाता है, किसका ऑर्डर पढ़ा जाता है वहाँ? मैं इस पे गलत बात नहीं करूंगा। मैंने कभी इतनी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी क्या कहते हैं कि किसका नाम जो है वो डिप्टी स्पीकर का होता है कि स्पीकर का होता है। मेरा ख्याल है कोई लीगल जो एक्सपर्ट है वो इसके ऊपर अगर अपना ओपिनियन देते तो बेहतर है। अच्छा जी, जाहिद साहब बता दें। जाहिद साहब से पूछ लेते हैं। जाहिद साहब, आपने इस पे आर्गुमेंट्स काफी सुने इरशाद साहब और डॉक्टर दानिश साहब के दरमियान, तो ये जरा क्लियर कर दे जो हम बात कर रहे थे कि आसिफ फैसल साहब का नाम आपके पास, अगर आपके पास वो वीडियो है, ठीक है, अगर आपके पास वो वीडियो है तो मैं कह रही हूँ, मैं अभी प्रोड्यूसर साहब को बोल रही हूँ निकालने। जैसे ही फवाद चौधरी ने, ठीक है प्रोड्यूसर साहब, मीनवाइल आप वो वीडियो निकालें, मैं जाहिद साहब का जवाब ले लूं। जो रूलिंग दे रहे थे वो प्री प्लान दोनों का था। उधर उन्होंने पढ़ा, सेकेंडली लगाया, इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। भाई इनको कैसे पता? ये बहस नहीं है, बहस ये है कि वो तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, वो एक वर्ड से ही लग जाता है। जब वजीर आजम साहब उनके तमाम गुजरा कह रहे थे कल सरप्राइज देंगे, कल सरप्राइज देंगे, कल सरप्राइज देंगे, तो ऑब्वियसली दे न्यू कि क्या होने जा रहा है। उनको पता था कासिम सूरी साहब से या पता नहीं ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डॉक्टर साहब ने ये बात मान ली है तो फिर मुझे आगे बात करने दें। अगर ये बात डॉक्टर साहब ने मान ली है कि जो इजलास प्रेसिडेंट बुलाता है, प्रेसिडेंट ही उसको मुलतवी करता है, और जब स्पीकर बुलाता है वो स्पीकर ही मुलतवी करता है। एक बात अब आगे मुझे चलने दें, आप एजुकेट करें उन्हें। नहीं तो उनसे पूछे ना, जाहिद महमूद सर से पूछे, वो बता देते हैं आपको। सर रूल्स मांग रहे हो, एजुकेट करें। जवाब तो लेने दे जाहिद साहब। आप बताएं ना सर, उन्होंने थोड़ी बोला, आपने बोला। तो जाहिद महमूद राजा साहब से जवाब ले लें। पहले तो आप बताएं ना सर। अच्छा, ये मैं कैसे आगे चला जाऊं सर? मैं कैसे आगे चले जाऊं? जाहिद साहब बोलना चाह रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं। जाहिद महमूद राजा कह रहे हैं कि उनके इंसानी हकूक का सवाल पैदा हो चुका है। जाहिद महमूद राजा के ह्यूमन राइट्स कर रहे हैं आप उनके
इंसानी जाहिद हुकूक। महमूद राजा के एक ह्यूमन राइट्स का इशू है जी। जाहिद महमूद राजा साहब देखिए जी, पहले तो आप एक चीज को एडमिट करें कि उस वक्त जो है ये स्पीकर का ऑफिस खाली था और इसे प्रिजाइड जो कर रहा है वो कर रहा है डिप्टी स्पीकर कर रहा है। जो सेक्शन जो आर्टिकल 53 है उसमें यह है कि जब वो एक्ट करेगा तो ही विल एक्ट एज ए स्पीकर करेगा। अब आपने बात की कि रूलिंग की बात की, रूलिंग तो बिलाशुबा जो है कॉल जो सेशन कॉल किया वो उसने स्पीकर ने किया, ठीक है। लेकिन जो ये चीज जो है ये जरूर है कि जब सेशन कॉल ऑफ कर रहे हैं तो उसको कॉल ऑफ को कौन कर रहा है, अपनी रूलिंग जो दे रहे हैं वो रूलिंग जो देगा वो स्पीकर देगा जो उस वक्त सीट होगा जो एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द स्पीकर जी। तो ये जरूर हुई है। लेकिन अब इस चीज से बाहर निकलें कि क्या असद कैसर था या कैसर नहीं था, ये माने ये बड़ी स्पीडली और बड़ी उजत में ये डिसीजन ये पढ़ा गया है। इसके पीछे पूरा जो है एक प्लान था कि जी आपने करना है, उसके बाद मैंने करना है और मैंने उसके बाद उठ जाना है। ये बात ये देखने वाली है कि क्या ये आईनी है या गैर आईनी है। बात ये है जी कि अब ये चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है, वी शुड वेट फॉर द टाइम। एक चीज की जो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से बात जरूर करूंगा मैडम, ये जरूर है कि ये हमारा जो 63 है जिस कल आज भी वो मौखर हो गया, मेरा ख्याल से अगर ये 63A का इशू जो है ये सुप्रीम कोर्ट प्रॉम्प्टली इसको कर जाती तो शायद ये जो क्राइसिस आज पेश अब आ रहा है हमें जो हम फेस कर रहे हैं ये शायद ना होता। तो मैं ये समझता हूँ हमें इस डिबेट में रहना चाहिए जो हुआ, जो ये चीज को कि असद कैसर को बोला गया नहीं बोला गया, ये वो इंटेंशन जो वो शो हो रही है इस चीज के बारे में। मैं ये बात करूंगा, ये सेकेंडरी चीज हो गई है। असल चीज तो ये स्पीकर की जो रूलिंग थी, कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी है इसको पीछे वो छोड़ें, आईनी थी या गैर आईनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला करना है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, मुमकिन फैसला क्या लगता है आपको वैसे सुप्रीम कोर्ट का? देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जैसा कि इससे पहले चंद लोगों ने इसी प्रोग्राम में ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा, नादिया मैं आपको ये बताता हूँ इस चीज के बारे में। ये तो दीवार पे रोशन लिखा हुआ है कि देखें जो जिस मकसद के लिए सेशन कॉल हुआ था आपको वो वोटिंग करवानी थी। मैंने डॉक्टर साहब की भी बात सुनी, उन्होंने भी ये बात की है कि अगर असेंबली को डिसॉल्व करना था क्यों लोगों के साथ ये जगसाई कर रहे हैं आप लोग ना, कि लोगों को आप लोगों ने अगर आप लोगों को इससे पहले ऑप्शन दी गई हैं कि उसमें ये भी ऑप्शन मौजूद थी कि अगर आप असेंबलियां डिसॉल्व करके आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो वाई शुड वो उस वक्त चले जाते हैं तो शायद बहुत अच्छा होता और ये मामला ना आता। लेकिन अभी आप ये देखें कि इस वक्त हम जिस स्टेट में बैठे हुए हैं हेल्ड इन बेंच में आ गया। जी हाँ जी ठीक है। देखिए मैं इस पे सुबह से जो बोल रहा हूँ, मेरा तो बेसिकली इस पे इस्तेलाल ये है कि जो हमें बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी और बड़ी पिक्चर ये है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक इंटेंस पोलराइजेशन का शिकार है, जहाँ पे काला और सफ़ेद होने के ऊपर भी कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। आप जो भी बात करेंगे इस वक्त इतनी पोलराइजेशन है कि कोई ये नहीं मानेगा कि ये कैमरा है, ये काला रंग है, ये सफ़ेद रंग है, ये कार है, ये जीप है, हर चीज़ के ऊपर अब एक डिसएग्रीमेंट हो गया हुआ है और ये असम्बली जो है फंक्शन नहीं कर पाई है। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अफनान ने बड़ी अच्छी बात की है, PMLN बड़ी जो है वैसे भी वो चाहती थी कि इलेक्शन हो। इस वक्त मुझे इस पूरे महाज के ऊपर 3 बड़ी सियासी जमातें नज़र आती हैं। एक PMLN है जो पंजाब में हम समझते हैं कि गालिबन सबसे बड़ी जमात है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। तहरीक इंसाफ है जिसके पास पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों में उसकी प्रेजेंस है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमें तो एक ऐसी असम्बली चाहिए जो पाकिस्तान के माशी मसाइल, इकनॉमिक और पॉलिसी इशूज़ का हल निकाले। जो असम्बली आई थी 2018 के इंतखाबात के नतीजे में वो कोई वाज़ेह डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकी। उसमें जो भी लॉ मेकिंग हुई है वो ऑर्डिनेंसेस के जरिए हुई, उसमें खिंचाई रही। अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस किस्म की पोलराइजेशन थी, यानी इमरान खान साहब ने दुनिया को डिवाइड कर दिया पाकिस्तान की सियासत को दारुल हरब और दारुल इस्लाम में, या लोग करप्ट हैं या लोग करप्ट नहीं है। उसमें कौन ज़हीन है कौन दूसरा है। उस्मान बुज़दार को उन्होंने पंजाब में बिठाए रखा, तो उन्होंने बड़ी मिस्टेक्स की, बहुत से उन्होंने ब्लंडर्स किए। और इतनी चूंकि इंटेंस पोलराइजेशन है कि जो लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं वो उनके ब्लंडर्स और उनकी मिस्टेक्स की बात नहीं कर सकते। जो उनके खिलाफ हैं उसमें उन्होंने जो अच्छी चीज़ें की, एहसास प्रोग्राम किया, पेंडेमिक को बड़ा अच्छा उन्होंने हैंडल किया, इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया, उसकी वो बात नहीं कर सकते। तो जितनी देर तक ये इंतहा पसंदी जो है पाकिस्तानी सियासत की ये ख़त्म नहीं होगी और अगर ये जारी रहेगी तो पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी इंतहा पसंद जमातें हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। बिकॉज वो लोगों के सामने ये कहती हैं कि देखें ये सेकुलर पार्टीज़ और मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो हैं ये आपके इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर पा रही। तो हमें एक ऐसी असम्बली चाहिए, एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो फंक्शन कर सके और इनकी जमातों के ताल्लुक को भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अब फौरन से शहबाज शरीफ
शरीफ साहब को खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर। अब ये भी बात सामने आ चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 15 दिन से ज़्यादा, यानी आज एक दिन गुजर जाएगा तो 14 दिन और हैं, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। इस टाइम पीरियड के अंदर मंशा यही है कि एक इंटरम सेटअप आए जिसमें शहबाज शरीफ साहब की रिकमेंडेशंस होंगी। बट शहबाज शरीफ साहब तो अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, अगर असेंबली तहलील करती है तो इशू है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ हमें पूछना चाहिए। फिर कैसे उनको खत लिख सकते हैं? अच्छा, एक चीज, मैं कोई कमेंट डॉक्टर अफनान का लेके फिर मैं आती हूँ कि क्योंकि जब हम आज अदालत की बात कर रहे हैं, आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर एंड आउटगोइंग अपोजिशन लीडर, उसमें लिखा हुआ है। जी जी, बेसिकली आउटगोइंग लीडर ऑफ द हाउस एंड आउटगोइंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दोनों मिलके करेंगे और इस तरह से। अच्छा, एक चीज जो डॉक्टर अफनान आज भी हम देख रहे थे कि अदालत ने जब ये बहुत वजाहत के साथ कहा कि पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत का दायरा क्या है, उसको हमने देखना है। जाहिर है एक दायरे से ज्यादा बढ़ के मुदाखलत भी नहीं कर सकते पार्लिमानी कार्रवाई में, इसका जिक्र हुआ। बट इसके साथ साथ तशवीश का इजहार भी किया गया पंजाब को लेकर, जब ये पूछा गया अदालत में कि पंजाब में क्यों वोटिंग रुकी, पंजाब असेंबली में आज ये चीज कार्रवाई जो है पार्लिमान की नहीं हो सकी, और अगर इसकी एक अलग दरखास्त हमारे पास आएगी तो इस मामले को भी देखेंगे। तो जहां पर अदालत को ये इल्म है कि एक दायरे से बढ़ के हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, वहां पर तशवीश भी जाहिर की जा रही है, ना सिर्फ जो आज नेशनल असेंबली में हुआ बल्कि पंजाब में हुआ। ये सवाल उठाया गया अदालत नहीं हुई पंजाब में। तो आप वैसे डॉक्टर अफनान कोई लेकर जा सकते हैं इस पे अलग से दरखास्त पंजाब असेंबली के हवाले से? देखिए, हम इसकी जो लीगल इसके जो मामलात हैं उसको हम देख रहे हैं, लेकिन हम अभी इस वक्त हमारी काफ़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कल इस मसले को रिजॉल्व कर देगी और हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इसको हम ओवरकम करके एक स्टेबिलिटी की तरफ मामले को लेके जाएंगे। मेरा ज़ाती तौर पे देखें, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उसके अंदर अगर इस तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन को कोई भी स्पीकर हो, फर्ज करें हमारी हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई और लेके आया और स्पीकर कहते कि जी नहीं मैं समझता हूँ मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, तो इस तरह तो फिर तो कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी किसी के खिलाफ नहीं आ सकती, क्योंकि जो स्पीकर होगा या डिप्टी स्पीकर होगा वो तो हुकूमत का ही होगा, क्योंकि जिसकी मेजोरिटी होगी वही बनाएगा। तो इस तरह तो ये इन तमाम चीज़ों को मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसको देखेंगे, क्योंकि अगर ये हमने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया तो फिर तो जो भी कोई हुकूमत में आ जाए करेगा, वो आज ये रूलिंग दी है कल को स्पीकर को इससे भी बड़ी कोई ये रूलिंग ना दे दे कि मैं इंडेफिनेटली वजीर आजम को जो है वो कहता हूँ कि वो कंटिन्यू करे। मतलब अगर आपने कोई कानून और कायदा फॉलो ही नहीं करना तो फिर तो बड़े मसाइल हैं हमारे लिए आगे। और हम जो है वो जहाँ तक पंजाबी असेंबली की बात है कि हम इसको जरूर जो है वो इसकी जो लीगल साइड है वो देख रहे हैं और इसके ऊपर हम आगे अपना लाइमल देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा डॉक्टर दानिश, यानी रिगार्डलेस डिसीजन क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो इस फैसले को इसी तरीके से कायम रखते हैं या जो रूलिंग है स्पीकर की इसके खिलाफ फैसला दे देते हैं। लेकिन ये जो बात सुबह से हम कर रहे थे मुसलसल कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अदालतें खामोश नहीं रह सकती, ये आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान के अपने रिमार्क से वाजे हो गया है, जब वो ये कहते हैं, जो पंजाब असेंबली के हवाले से बयानात देते हैं कि वहाँ तशवीश है, वहाँ क्यों वोटिंग रुकी, कोई वहाँ जवाब नहीं दे सका। जब वो यहाँ कहते हैं कि जी ये बहुत अहम सियासी मामला है, किसी इदारे को मावराए आइन काम नहीं करना चाहिए, तो दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरीके से इंटरेस्ट ले रही है जिसका हम सुबह जिक्र कर रहे थे। देखिए, एक दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। डॉक्टर मुईद ने बहुत अच्छी बातें की हैं। देखिए, डेमोक्रेसी, जमहूरियत एक निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम हमारे मुल्क में, हमारी आइन पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को सपोर्ट करता है। जमहूरियत के 19 बेस हैं, 19 बेस कि कोई 17 कहता है कोई 19 कहता है, चले जी हम मान लेते हैं 17 बेस है, उसके ऊपर जमहूरियत खड़ी होती है, गवर्नेंस है, उसके रूल ऑफ लॉ है, मेरिट है, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड है, बहुत कुछ है। भारत मैं आता हूँ इस बात पे कि जब आपकी आइन ही नहीं रहेगा, जब आप आइन पे ही अमल नहीं करेंगे, जब आप आइन को ही तोड़ेंगे, तो कहाँ की डेमोक्रेसी, कहाँ का इलेक्शन, कहाँ की गवर्नेंस, कहाँ का आपके मईशत, कहाँ की। अब आप देखें पार्लियामेंट जो है उसको आर्टिकल 38, 39 मिला हुआ है कि वो अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है, लेकिन क्या वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कर सकता है? कितनी बड़ी ताकत मिली हुई है। क्या वो इस्लामिक प्रोविज़न के खिलाफ कर सकता है?
क्या वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ कर सकता है? नहीं। अब एग्जीक्यूटिव को मिला हुआ है उनकी जुडिक्शन 97 आइन का आर्टिकल, तो वो आर्टिकल 97 एग्जीक्यूटिव को बाउंड करता है कि आप सूबाई मसले में इन्वॉल्व नहीं हो सकते किसी जगह पर, वहां पे उनको रोका गया है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट उसको 175(2) में रोक दिया गया है कि जुडिक्शन। मेरी आखिरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ये मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये नहीं है कि स्पीकर, जिस तरह उन्होंने कहा कि कल कोई भी स्पीकर आके कोई रूलिंग दे दे, फर्ज कीजिए कि कोई स्पीकर आके ये रूलिंग दे दे कि जनाब ये वजीर आजम नहीं रहे, कल कोई और दे दे कि जी एंटी पाकिस्तान के स्टेट में कोई बात कर दे, तो क्या कोई ऐसी रूलिंग जो आइन से टकराव हो, कॉन्स्टिट्यूशन से टकराव हो, जब आप पार्लियामेंट में फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून साजी करते हैं, चाहे वो आइन के आर्टिकल 238, 239 के मुताबिक करें, तब भी सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक कर सकता है। तो इसका मतलब यह है सबसे मुकद्दम इस आइन है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करना है कि आया आइन है तो आइन से जो इन्होंने किया है वो आइन के मुताबिक है, जो है वो या आइन के खिलाफ है। कर सकता है। टाइम क्योंकि थोड़ा है, इरशाद आरिफ साहब आपके कमेंट की तरफ आऊंगी, फिर डॉक्टर साहब से कहूंगी कि क्लोज कर दें। देखिए जी, इरशाद आरिफ साहब, पहली बात तो ये है कि अब हमें फैसले का इंतज़ार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। जो ये एक दलील दी जा रही है, दो बातें बड़ी कही जा रही हैं कि क्या इमरजेंसी थी। देखें 7 तारीख को एक मेमो आता है, 8 को क्या इमरजेंसी थी कि 8 को आप अदम एतमाद की तहरीक पेश कर रहे हैं, वो 4 दिन बाद पेश कर देते, 5 दिन बाद। अगर वहाँ इमरजेंसी को आप मान रहे हैं कि बड़ी जल्दी ज़रूरी थी कि ताकि इसके, और 8 तारीख का मतलब क्या था कि 22 को हुकूमत को फारिग किया जाए और ये जो OIC का इजलास है वो ना हो सके, उस वक्त तो इमरजेंसी को सब ने इग्नोर किया। अब इमरजेंसी बहुत मुश्किल हो रही है। दूसरा ये है कि जब डिप्टी स्पीकर ने वो मेमो उसके सामने है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि हमारे मामलात में इंटरफेरेंस हुई है। अगर आपके नज़दीक पाकिस्तान के जमहूरी इदारे में रिजीम चेंज के हवाले से गैर मुल्की इंटरफेरेंस की कोई अहमियत ही नहीं है और रूलिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो बस अल्लाह ही हमारे हाल पर रहम करे। भाई वो रूलिंग जो है बेस कर रही है किसी चीज़ पे, और रूलिंग इसलिए दी गई है कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है ये बदनीयती पर मबनी है, ये इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस पर है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जब वो रिजेक्शन हो गई है तो अब सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका है, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या फैसला आता है। अगर ये साबित हो जाएगा कि डिप्टी स्पीकर ने आइन से इनहराफ किया है तो रिवर्स हो जाएगा मामला। मैं इसके सिर्फ कंक्लूडिंग कमेंट्स अगर दे देता हूं, बिकॉज ये वक्त जो है वक्त चूंकि खत्म हो गया, चूंकि यहाँ पर भी देखें पोलराइजेशन ये है कि एक साइड ये चाहती है कि जो डिस्पैच था या नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग है उसकी अहमियत को समझा जाए, और दूसरी साइड कहती है कि चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं, इसकी कतई तौर पे कोई अहमियत नहीं है। मैं नहीं समझता कि अदालत आर्टिकल 5 का जहां सहारा लिया है स्पीकर ने, और स्पीकर ने उसका सहारा क्यों लिया और स्पीकर के पास क्या जवाब है, उसको बहरहाल अदालत को एड्रेस करना पड़ेगा, वरना लगेगा कि अदालत एक वैक्यूम के अंदर ऑपरेट कर रही है। और जब अदालत उसको एड्रेस करेगी तो जो वो डिस्पैच की फिजिकल सेंस है जिसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, जिसमें पाकिस्तान के तीनों सर्विस चीफ भी थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी थे, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भी थे, IB के इंटेलिजेंस के हेड भी थे, वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे। अगर हम प्राइम मिनिस्टर को नज़रअंदाज कर दें और उनके कैबिनेट मेंबर जो मिनिस्टर्स हैं उनको हम कहें कि ये पार्टिजन थे, तो वहाँ पर ऐसे बहुत से लोग मौजूद थे जिनको आप पार्टिजन नहीं कह सकते। उन सब ने वो डॉक्यूमेंट देखा और उन्होंने कहा कि ये ऑथेंटिकेटेड है। हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन भी है कि ये ब्रीफिंग जो वहाँ से हुई है ये कोई किसी की पर्सनल मीटिंग नहीं हुई है, बल्कि दूसरी तरफ से 2-3 लोग थे, वेस्टर्न साइड से और पाकिस्तानी साइड से भी 2-3 लोग थे, बकायदा डायरी और नोटिफिकेशन पे चीजें डिक्टेट की गई। इस रूलिंग के साथ इस मामले को क्या लेकर चल सकती है? ये एक पीस ऑफ एविडेंस है कि क्या ऐसा है, और उसमें अगर ये मेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया जाए, इस हुकूमत को फारिग किया जाए, हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं चल सकते, कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र है, फिर जो एविडेंस है कि उसी मुल्क के सफारतकार जो है वो पूरे पाकिस्तान में जाके जजेस से भी मिलते रहे, जर्नलिस्ट से, बड़ी पर्सन से मिलते रहे, पॉलिटिशियन से मिलते रहे, तो ये सारी एविडेंस सुप्रीम कोर्ट को देखनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट इस एविडेंस को नजरअंदाज करके अपना माइंड बना नहीं सकती, आपको नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता। दिस इज द ओनली पॉइंट कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना पड़ेगा, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट भी अपना रोल प्ले नहीं कर सकेगी। डिसीजन कब
आता है, अब जो भी फैसला होगा, तमाम नज़रें जो है सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। कल 1 बजे लार्जर बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। यहाँ पर ये भी तवक्को जाहिर की जा रही है कि कल शायद डिसीजन आ जाए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, इतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं फाइनल हो सकती, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। आई हैव टू वाइंड अप है। डॉक्टर दानिश आपका, इरशाद आरिफ साहब, जाहिद महमूद राजा साहब और डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब और डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब मेरे साथ मौजूद रहे इस्लामाबाद स्टूडियो में। आप सबका बेहद दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।